नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए हर दिल अजीज़ लेखिका डॉक्टर संगीता झा की लिखी हुई कहानी अपराजिता। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेशे से डॉक्टर संगीता झा जी एक प्रसिद्ध एंडोक्राइन सर्जन हैं, पर लिखना उनकी हॉबी है। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी अपराजिता। मेरी ज़बानी, मैं हूँ सीमा सिंह। समय के अपने ही खेल हैं, कभी ठहरता ही नहीं, चलता रहता है, ठीक सुबह की गुनगुनी धूप की तरह। जब तक सुबह के अपने क्रियाकलापों से फारिग हो धूप सेकने आती हूँ, यह चिलचिलाती गर्मी में बदल जाता है। यूं तो मैं मालती नायक, खुद में एक जाना पहचाना चेहरा हूँ। मेरी पहचान केवल राजस्थान के डीजीपी धीरेन्द्र नायक की पत्नी नहीं, बल्कि एक मुख्य सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है। बचपन से ही माँ बाप रिश्तेदार मुझे अपराजिता कहते आ रहे थे, क्योंकि सबका मानना था कि मैं अपने जीवन के सभी पड़ाव साम दाम दंड भेद का उपयोग कर पार कर लेती थी। हारना तो कभी सीखा ही नहीं था। जीवन में कभी भी मेरे परेशान होने पर अम्मा कहती, मालू बेटा परेशान ना हो, ये समय भी बीत जाएगा। शायद मेरा अच्छा समय भी बीत गया। आज मैं अपराजिता जिंदगी के इस मोड़ पर आकर अपने आप को इतना पराजित महसूस कर रही थी। जिस भाग्य पर मुझे रश्क था, उसी से घृणा हो रही थी। सिनेमा की रील की तरह बीता समय आंखों के सामने घूमने लगा और पलक झपकते ही मैं अपने अम्मा बाबूजी की आंखों का तारा मालू बन गई। मेरा जन्म एक जमींदार खानदान में हुआ था। दादी ने भगवती का जागरण करवाया था, तब जाकर चौधरी खानदान में 7 पुश्तों के बाद कन्या का जन्म हुआ था। अम्मा बताती थीं कि खुद जमींदार साहब यानी दादा ने हाथी पर चढ़कर पैसे लुटाए थे। कहाँ तो उस जमाने में जब बेटों का बोलबाला था, उल्टी गंगा बही थी। दादी का मानना था कि देवी खुद लड़की के रूप में उनके आंगन में उतरी हैं। घर पर सब मुझे मालू बिटिया कहकर पुकारते थे। 4 भाइयों की अकेली बहन तो थी ही, लेकिन साथ ही दरबान, चौकीदार, माली, खानसामा सबकी आंखों का तारा थी। चोट मुझे लगती, रोती पूरी हवेली थी। मेरी बड़ी सधी दिनचर्या थी, जिसमें 6 बजे उठना, सुबह 1 घंटा रामायण या गीता का पाठ पढ़ना जैसे काम शामिल थे। पिताजी जमींदार थे, इसलिए डरते थे कोई उनकी मालू का अपहरण न कर ले। मुझे शाला भेजने के बदले शाला को ही घर बुला लिया। प्राइमरी स्कूल के सारे टीचर्स मुझे घर पर आकर ही सारे सबक सिखा देते थे। ऊपर वाले ने मुझे रंग रूप के साथ अच्छा भाग्य भी दिया था। मेरे जन्म के पहले जमींदारी की कुछ ज़मीनों पर दूसरों का कब्जा था। उन पर कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा था। आमदनी का एक बड़ा हिस्सा वकीलों को चला जाता था और कब्जे की ज़मीनों की उपज भी दूसरे ही ले लेते थे। मेरे जन्म के तुरंत बाद सारे मुकदमों के फैसले पापा के हक में ही हुए। आमदनी 4 गुना हो गई। यहाँ मैं ही सबकी आंखों का केंद्र बिंदु थी। नाइन आकर रोज़ उपटन लगाती। माली अपनी मालू बिटिया को बाग में ले जाकर घंटों दौड़ दौड़ कर तितलियाँ और भौरें पकड़ाता। मैं सारे भंवरों को रस्सी में बांध एक साथ उड़ा देती और खूब तालियां बजाती। इन सब के साथ दादी इस बात का बड़ा ध्यान रखती कि मुझसे कोई बेअदबी ना हो। बड़े भैया और मेरी उम्र में 20 सालों का फासला था। मैं उन्हें बेटी की ही तरह प्यारी थी। बड़े भैया ने बचपन में पापा को मुकदमों की वजह से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते देखा था, जिससे भैया काफ़ी गंभीर थे और मैट्रिक की पढ़ाई के बाद से पापा की ज़मींदारी संभालने में मदद करने लगे थे। दूसरे और तीसरे भैया ने वकालत पास की और पास ही के कस्बे में एक साथ मिलकर वकालत करने लगे। सबसे छोटे और चौथे भैया पढ़ने में काफ़ी तेज़ थे। उन्होंने जबलपुर मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और फिर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए, फिर वहीं के हो गए। मेरे बचपन का बड़ा हिस्सा बड़े भैया के साथ ही बीता था और वो मुझे जी जान से चाहते थे। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, सारी हवेली से मेरी ही खुशबू आने लगी। मुझे देखकर सब कहते, सुंदरता और संस्कारों का ऐसा मिलन विधाता कभी कभी ही करते हैं। मैं जब 7 बरस की थी तब भैया का ब्याह हुआ। भाभी बड़ी सुशील और घर को संभालने वाली आईं। उनका सुंदर चेहरा माँ दुर्गा की तरह था। हमेशा माथे पर वो बड़ा सा टीका लगाए रखती थी। वो हमारे घर की बहू कम बेटी ज़्यादा बन गई। मेरी तो जैसे वो छोटी माँ हूँ। उन्होंने मुझे सिलाई कढ़ाई भी सिखाई, जिसमें उनकी अच्छी खासी मास्टरी थी। बड़ी होने पर मैंने चारों भाइयों के लिए एक एक स्वेटर बनाया। सभी स्वेटरों में मैंने कढ़ाई कर उनके नाम के पहले अक्षर लिखे, ताकि सब अपना ही स्वेटर पहने।
बड़े भैया ने जब पहली बार अपना स्वेटर पहना तो खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। गांव में अंग्रेजी के अच्छे मास्टर न होने से शहर से अंग्रेजी के मास्टर महीने में 2 बार गाड़ी भेज बुला मुझे अंग्रेजी पढ़ना सिखाया गया। अंग्रेजी का अखबार पढ़ मैं ही पापा को सुनाया करती। कुल मिलाकर गांव में रहने के बावजूद मुझे शहर की लड़की बनाया गया। मैं जब 15 साल की हुई तो घर वालों को मेरी शादी की चिंता हुई। विधाता ने बड़े भैया को संतान सुख नहीं दिया था, लेकिन इसका जरा भी दुख उनके चेहरे पर नहीं था। उनकी मालू ही उनकी आत्मा थी। पापा की इच्छा मुझे ज़मींदार ख़ानदान में ब्याहने की थी, लेकिन भैया ने समझाया धीरे धीरे सारी ज़मींदारी खत्म हो जाएगी और आने वाले समय में आईएएस या आईपीएस अधिकारियों का ही बोलबाला रहेगा। पापा को भी नौकरों का विरोध, मजदूरों का अभाव और गांव वालों का शहर पलायन देख ये बात समझ में आने लगी थी। दादी भी अब बूढ़ी हो चली थी और चाहती थी कि ठाकुर जी के पास जाने से पहले वो अपनी पोती का ब्याह जरूर देख लें। भैया ने हमारी जाति के युवा आईएएस लड़कों की खोज आरंभ कर दी। आईएएस के रिजल्ट में धीरेन्द्र का नाम देख तो भैया की बाँछें खिल उठी। बिना देर किए बड़ों की सलाह ले वरिष्ठ नायक दंपति से मिलने उनके घर जा पहुँचे। जमींदारों के घर से रिश्ता आना तो उन लोगों की कल्पना से परे था। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। बस फिर क्या था, बरसों तक याद किए जाने वाले विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। मुझे तो इस तरह पाला गया था कि शादी माँ बाप की पसंद से होनी है और शादी के बाद ही पति से मिल सकते हैं। आखिर वो दिन आ ही गया जब मुझे धीरेन्द्र की पत्नी बनना था। जयपुर के रजवाड़े से विशालकाय हाथी, घोड़े और ऊँट मंगवाए गए। बारात का कुछ इस प्रकार प्रबंध किया गया था कि दूल्हा कुछ दूर तक महावत के साथ सजे हाथी, फिर घोड़ी और सबसे आखिर में ऊँट पर सवार होकर आने वाला था। लैंप, फानूस और बारात तो इस तरह देखते बनती थी कि आज भी विवाह के 25 सालों बाद नरसिंहपुर वाले याद करते हैं। विदाई पर सारा गांव रो रहा था और घर के मवेशी तक शोकमग्न थे। इसके बाद मेरा सफ़र मिसेस मालती नायक, एक आईपीएस अधिकारी की पत्नी के रूप में आरंभ हुआ, जो आज तक चल रहा है। मैंने नए परिवेश में खुद को बड़ी जल्दी ढाल लिया। पहली बार जयपुर से मैं जब अपने गांव पहुंची तो मेरी स्टाइल से बंधी साड़ी, बिना बाहों वाला ब्लाउज़, हाई हील की सैंडल और आंखों पर काला चश्मा देख पूरे गांव का मुंह खुला का खुला रह गया। इधर मेरी विदाई, उधर भाभी की गोद हरी हो गई। भैया भाभी को उनकी मालू यानी मेरे बदले एक प्यारी सी गुड़िया शालू मिल गई, जो लगभग मेरी यानी अपनी बुआ की प्रतिछवि थी। दादी का देहांत हो गया और नरसिंहपुर में सब यथावत चल रहा था। यहाँ आईपीएस लेडीज़ क्लब की हर प्रतियोगिता में मैं प्रथम आ रही थी। यहाँ तक कि तैराकी और घुड़सवारी प्रतियोगिता भी मुझसे अछूती नहीं थी। यहाँ भी मेरा फिर से अपराजिता नामकरण किया गया। साथ ही मैंने छोटे ओहदे वाले पुलिसकर्मियों की पत्नियों के उत्थान के लिए प्रयास करना आरंभ कर दिया। मेरा मिशन था हर हवलदार, कांस्टेबल और सूबेदार के घर में सुख शांति बहाल करना। इसी बीच मेरी शादी को 5 साल हो चले थे। मैंने कई महिला विशेषज्ञों और इनफर्टिलिटी क्लिनिक के चक्कर काटने शुरू कर दिए। मेरी हालत देख धीरेन्द्र भी बुझ से गए थे, लेकिन मेरे अपराजिता वाले खिताब को वो मिटने नहीं देना चाहते थे। इससे उन्होंने एक योजना भी बना ली। धीरेन्द्र ने बड़े सुनियोजित तरीके से अपनी पोस्टिंग 1 साल के लिए लद्दाख में करा ली और वहाँ भी बस्ती से बहुत दूर घर लिया। एक गोरखा दंपति, जिनके पहले से ही 2 बेटे थे, को अपने आउट हाउस में रख लिया। इस योजना को धीरेन्द्र काफ़ी समय से कार्यान्वित कर रहे थे। इससे पहले भी मीटिंग के सिलसिले में धीरेन्द्र लद्दाख आए थे। योजना अनुसार गोरखा की पत्नी गर्भवती हुई। मेरे तो आश्चर्य का ठिकाना ही ना था जब मुझे पता चला कि गर्भ मेरे लिए है। पूरे 9 महीने मैं उस देवी का पेट सहलाती और अपने अजन्मे बच्चे से बात करती रही। धीरेन्द्र ने घर में किसी को भी आने से मना कर दिया था। मैंने अपने आप को उन 9 महीनों के लिए बंद कर लिया था। सभी बाहर वाले ये समझते थे कि डॉक्टर ने मैडम को बेड रेस्ट की सलाह दी है। पलक झपकते ही 9 महीने बीत गए और अंशु का जन्म हुआ। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उस बेचारी ने बिना बच्चे का मुंह देखे बच्चा मेरी गोद में डाल दिया। ईश्वर की कृपा से मेरे चेहरे में वो चमक भी आ गई थी जो एक प्रसूता के चेहरे पर होती है। अंशु की पैदाइश का राज सिर्फ मेरे और धीरेन्द्र के बीच ही रहा। पहले तो धीरेन्द्र से सिर्फ प्यार था, जो असीम श्रद्धा में बदल गया। 1 महीने बाद अम्मा और सासू माँ दोनों आईं और मेरी गोद में अंशु को देख निहाल हो गईं।
मेरे बेटे का नाम हमने सूर्य भगवान के नाम पर अंशुमान रखा और घर पर हम प्यार से अंशु कहकर उसे बुलाने लगे। अंशु बड़ा होने लगा और मेरा मातृत्व भी निखरता गया। बीच बीच में धीरेन्द्र मीटिंग के सिलसिले में दिल्ली जाते थे, लेकिन अंशु की पढ़ाई की वजह से मैं कभी साथ नहीं गई। अंशु आईआईटी में दाखिला लेना चाहता था, इससे मैं और अंशु कोटा में आईआईटी कोचिंग की वजह से रहने लगे। धीरेन्द्र अब पूरे राजस्थान के डीजीपी बन गए थे और उनकी पोस्टिंग पूरी तरह से राजधानी जयपुर में हो गई। धीरेन्द्र महीने में एक बार लॉन्ग वीकेंड लेकर हमारे पास कोटा आते थे। ओहदा बढ़ जाने से हर हफ्ते आना संभव नहीं था। मेरी तपस्या और अंशु की मेहनत रंग लाई। अंशु का आईआईटी में चयन हो गया। मैं अपराजिता माँ बन गई। अंशु आईआईटी पवई चला गया और मैं अपनी प्यारी नगरी कोटा को अनाथ कर धीरेन्द्र के साथ जयपुर आ गई। कोटा छोड़ते वक्त राजस्थान के भीषण सूखे से मेरी आंखें नम थीं। धीरेन्द्र को मीटिंग के सिलसिले में दिल्ली जाने का फरमान मिला, जहां उन्हें गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से मिल राजस्थान गुजरात सीमा पर हो रहे घुसपैठ पर कुछ निर्णय लेने थे। धीरेन्द्र के मना करने पर भी मैं उनके साथ निकल पड़ी। मैंने धीरेन्द्र से कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना मन आर्ट गैलरी, कॉफ़ी शॉप और किताबों से बहला लूँगी। शॉपिंग तो है ही मेरा टाइम पास। पहले दिन दिल्ली हाट में मैंने उसे देखा। महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग की प्रदर्शनी में चित्रों को इतने गौर से देख रही थी मानो रंगों की जबान समझने की कोशिश कर रही हो। उसके बाद अनजाने ही हम दोनों हर शॉप में एक साथ जा रहे थे। हर चीज़ को परखने का उसका अनूठा ढंग था। लकड़ी के बैलों के गले में बंधे घुंघरुओं को इस तरह खुद के कान के पास बजा रही थी जैसे पानी में जल तरंग बज रही हो। उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आकर्षण था जो अनायास ही मुझे उसकी तरफ खींचे जा रहा था। अगले दिन भी अचानक क्रॉसवर्ड में उससे मुलाकात हुई। बुक रीडिंग के बीच आंखें बंद कर सिर लहराते जैसे शब्दों को पी रही हो। तब उसकी गंभीरता और आत्मविश्वास उसके व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल खाते नहीं लगे। शहद सी सुनहरी आँखें, बाएं गाल का गड्ढा, सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक और हाई हील की सैंडल। लगभग मेरी ही उम्र की थी वो। नज़र उसके चेहरे पर जाकर चिपक गई और देखते ही ख्याल आया कि विधाता ने कितनी फुर्सत से गढ़ा है। धत, मैं भी कितनी नासमझ। ये कोई उम्र थी मेरी जो अपनी ही उम्र की किसी दूसरी महिला के बारे में इतनी बारीकी से सोचूं। मुझे खुद की ओर ताकते देखकर वो भी मुझे ध्यान से देखने लगी। शायद उसकी आंखों में भी कल की आधी अधूरी पहचान की छवि बाकी थी। मैं मनी मन थोड़ा हंसी और चुपचाप बाहर निकल गई। तीसरे दिन मैं खान मार्केट के ब्लू कैफ़े गई। वहाँ पहले से ही सभी कुर्सियाँ भरी थीं। कोने में एक खाली कुर्सी थी। साथ की कुर्सी पर वही चंचल एक जोड़ी आंखें दिखाई दी। कुछ अजीब सा संयोग, पर अच्छा लगा। मैं वहाँ चलकर पहुँची तो उसने पास पड़ी खाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। इन 3 दिनों में अपने अकेलेपन से मैं बोर हो चुकी थी। मन में उस चहदी आंखों वाली महिला से दोस्ती करने की इच्छा जगी। मैं उससे बात करने का बहाना ढूंढने लगी, लेकिन वो तो शायद कैफ़े की दीवार पर लगे चित्रों को मानो पी जाना चाहती हो। उसके बिल्कुल पास जाकर मैंने अपनी ही तरफ से पहल कर पूछा था, क्या आप चित्रकार हैं? वो मुस्कुराई। चुप रहते हुए ही उसने ना का इशारा किया। मैंने फिर प्रश्न दागा, क्या आप पत्रकार हैं? उसने फिर नहीं के अंदाज में गर्दन हिलाई। मैंने बात आगे बढ़ाने के लिए उसके हाथ में पकड़ी पुस्तक देखी, जो थी कलयुग और रामायण। अरे, आप भी रामायण के पात्रों में रुचि रखती हैं? जवाब में उसने सिर्फ सिर हिलाया। मैं तो अपने अकेलेपन से इस कदर उकता गई थी। फिर अपना मुंह खोला। रामायण में आपका प्रिय पात्र कौन है? मैं तो राम की सीता बनी रहना चाहती हूँ। उसने खा जाने वाली नज़रों से मुझे देखा और ज़ोर से कहा, राम और सीता को तो सब समझते हैं। किसी ने उर्मिला का त्याग देखा? लक्ष्मण तो अपने भाई भाभी के साथ वन चले गए, लेकिन उर्मिला तो राज्य प्रासाद के एक एकांत कक्ष में व्रतच्युत कुसुम कलिका की भांति 1-2 नहीं पूरे 14 वर्षों तक पड़ी रहीं। महर्षि वाल्मीकि का हृदय, जो एक क्रॉच पक्षी के जोड़े के विछोह को देखकर रो पड़ा था, ने भी उर्मिला के दुख को महसूस नहीं किया। तुलसीदास जी की पूरी रामचरितमानस में भी उर्मिला के लिए केवल 2 ही लाइन लिखी गई हैं। जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानके, सो तनय दीनी ब्याही लख नहीं सकल विधि सम्मानी के। मैं तो जैसे डर सी गई। एक पल के लिए तो लगा मानो साक्षात मंडन मिश्र की पत्नी सरस्वती को देख रही हूँ। मुझे साहित्य, धर्म और राजनीति में काफ़ी रुचि थी और पढ़ना मेरी हॉबी।
पर यह तो मुझसे भी 20 निकली। मेरा खुला हुआ मुंह देख उसने कहा, माफ़ करना, मैं उर्मिला में खुद को देखती हूँ। इससे रामायण और रामचरितमानस का जिक्र आते ही भावुक हो जाती हूँ। ये सुनकर मेरे अंदर की बरसों पहली सोई लेखिका जाग उठी और उसकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कुलबुलाहट होने लगी। दोनों ने एक साथ कॉफ़ी पी, पर निजी ज़िंदगी के बारे में कोई बात नहीं हुई। उसे भी मेरा साथ भा रहा था। दोनों ने अगले दिन फिर वहीं सुबह 11 बजे मिलने का वादा एक दूसरे से किया और विदा ली। अगले दिन धीरेन्द्र के जाते ही मैं फिर ब्लू कैफ़े पहुंच गई। वो पहले से ही वहाँ मौजूद थी। शायद मेरी तरह उसे भी मेरा इंतज़ार था। उसने खुद ही प्रस्ताव रखा, चलिए आज मैं आपको दिल्ली भ्रमण करा देती हूँ। कार में पीछे बैठे बैठे बातें भी करते रहेंगे। मैं दिल्ली में सब देख चुकी थी, लेकिन उसके साथ का लोभ छोड़ नहीं सकी। ऐसा लगा मानो हम बरसों की दोस्त हों। एक साथ पीछे सीट पर बैठ दिल्ली भ्रमण के लिए निकल पड़ी। बसंती रंग के सलवार कुर्ते में वो खिली खिली धूप सी लग रही थी। उसके बैठते ही कार के अंदर की सिहरन उसके शरीर से आती एरोमा की वजह से गुनगुनी गर्वाहट में तब्दील हो गई। ज़िंदगी में पहली बार मैंने इस तरह दिल्ली भ्रमण किया। राजघाट हो या हुमायूं का मकबरा, कब बना, किसने बनवाया, इतिहास और प्रकृति का इतना सुंदर विवरण दुनिया के किसी गाइड के बस की बात नहीं थी। मैं 2 ही दिनों में उसके इतने करीब आ गई थी कि मुझे अब उसकी निजी ज़िंदगी से भी सरोकार होने लगा था। मैंने उससे पूछा, आप क्या करती हैं? उसने उत्तर दिया, मेरी ज़िंदगी औरों से काफ़ी अलग है। मेरी जिज्ञासा तो अब थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिना रुके दूसरा प्रश्न दागा, आपके कितने बच्चे हैं? उसने बिना किसी हिचक के जवाब दिया, मेरा एक बेटा है, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम नॉट मैरिड। ये सुनकर मुझे जोर का झटका लगा। मुंह में कड़वाहट सी घुल गई। एक पल को हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं उससे दूर हटने लगी। मेरी साड़ी का एक कोना जो उसके घुटने को छू रहा था, मैंने हल्के से खींच लिया, जैसे कोई गंदगी ना छू जाए। उसके बाद हमारे बीच चुप्पी पसर गई। उसकी कमान सी भवें, भारी लंबी पलकें, गालों के गड्ढे, होठों की स्मित हंसी, सब कुछ नकली लगने लगा। वो मुस्कुराई और बोली, मैं आपको बहुत बुरी लग रही हूँ ना? मुझे लगा क्या मेरा चेहरा इतना बोलता है? जो बात मेरे मन में उठी उसने तुरंत भांप ली। मुझे लगने लगा इसके साथ दोस्ती कर मैंने बड़ी गलती की है। अकेली इधर उधर घूमती रहती तो ये दिक्कतें पेश ना आती। एकदम से कार से उतरना बदतमीजी लगा। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, नफरत या तरस, कुछ भी नहीं सूझा। मेरे अंदर की जिज्ञासा बढ़ी। पूछ बैठी, तुम इतनी शालीन सलीकेदार औरत हो, फिर ऐसी ज़िंदगी कैसे जीती हो? उसने बड़ा सपाट उत्तर दिया, मैंने सोच समझकर बेटा पैदा किया है। मेरे पार्टनर पहले से ही शादीशुदा थे और अपनी पत्नी के प्रति पूर्ण समर्पित भी। हे भगवान, ये औरत है या तूफान? मेरी निगाहें उस पर टिकी, इस उम्मीद में कि अब क्या बोलेगी वो। मैंने पूछा, पर तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे शौक भी पढ़ी लिखो जैसे हैं, तुम्हें शादी क्यों नहीं की? मेरे ख्याल से शादी लोगों को सेटल कम और अनसेटल ज़्यादा करती है। कम से कम मेरे आसपास का अनुभव तो यही कहता है। रिश्ते में पत्नी गुड़िया की तरह तोड़ी मरोड़ी जाती है, पर आप नहीं समझेंगी। मैंने बेटे को बताया कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, इससे मैंने उसे अडॉप्ट किया है। मुझे लगा इस बेहुदा औरत की ज़िंदगी ठीक मुझसे उल्टी है। कहाँ मैं जो गोद लिए बेटे को स्वयं जने बेटे की तरह पाल रही हूँ, कहाँ ये जो खुद के बेटे को अडॉप्ट किया बता रही है। बोलती रही वो। बाय द वे, मैंने फ़िज़िक्स में एमएससी और पीएचडी की है और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। उसने मुझे अपना कार्ड थमाया, जिसके पीछे उसने अपना पूरा पता लिखा हुआ था। उसने मुझसे मिलने का वादा लिया कि मैं कल ज़रूर उसके घर लंच के लिए आऊँ। कार्ड पर लिखा था, प्रोफेसर विपाशा घोषाल। तुम मुझे रेणु कह सकती हो। मैं अपनी पहचान की परछाई को भी उससे बचा कर रखना चाहती हूँ। होटल के रास्ते विपाशा मेरे दिलो दिमाग में छाई रही। उसके बारे में जानने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। उसकी ज़िंदगी मेरे दिल और दिमाग दोनों को बौखला गई। उसके मन पर कोई बोझ नहीं, चाहतों का कोई बंधन नहीं, और तो और कोई अपराध बोध नहीं। नरसिंहपुर के एक कस्बे में जन्मी मैं मालती बड़ी दुविधा में पड़ी थी कि धीरेन्द्र से अपने दिन के बारे में क्या कहूँगी। एक बिन ब्याही माँ के साथ बिताया पल कैसे बखान करूँगी। व्हाट एन अचीवमेंट। धीरेन्द्र क्या सोचेंगे। इसी उधेड़बुन में होटल पहुँच गई। रात को धीरेन्द्र काफ़ी देर से आए।
उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। वे तो सिर्फ अपनी कामयाबी की खुशी में झूम रहे थे। उनका नाम प्रेसिडेंट मेडल के लिए सेलेक्ट किया गया था। दूसरे दिन जब मैं उठी तो धीरेन्द्र जा चुके थे। 10 बजते ही मैं बोर होने लगी और मेरे ख्यालों में विपाशा फिर प्रकट हो गई। मेरे अंदर की लेखिका का दिल हिचकोले लेने लगा। सोचा लिखने के लिए अच्छा मसाला मिलेगा। तैयार होकर मैं निकल पड़ी। उसका घर ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं हुई। घर के अंदर कदम रखते ही मुझे एक जानी पहचानी सी मेल परफ्यूम की खुशबू आई। उसने बताया ये प्रेम यानी उसके पार्टनर का फेवरेट परफ्यूम है जो उसे भी अच्छा लगता है। जहाँ तक नज़र गई हर कोना खूबसूरत और सुकून भरा लगा। ऐसा लगा मानो पल भर में मैं पूरी दुनिया घूम आई। पीले रंग की रंगीन दीवार पर तितलियों के चित्रों को फ्रेम में लगा रखा था। दूसरी दीवार पर कैनवास की बहुत बड़ी पेंटिंग लगी थी। उसकी पेंटिंग्स, किताबें, कट ग्लास, टेराकोटा का कलेक्शन उसके व्यक्तित्व का बयान कर रहा था। बातों ही बातों में मैंने उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कहाँ है? दर्द की कुछ हल्की लकीरें उभरी और खो गईं। बिना किसी स्टाइल में बंधे बालों में उसने अपनी उंगलियां उलझा लीं जैसे कुछ छिपा रही हो। नरम और मुलायम बाल फिसलने लगे। वो हॉस्टल में रहता है, कहते हुए वो किचन में चली गई। मैं एक जिज्ञासु लालसा के साथ उसे घर में घूमने लगी। घूमते घूमते मेरा ध्यान एक छोटे से फ़ोटो फ्रेम की तरफ गया जिसे बड़े जतन से ढेर सारे रंग बिरंगे पत्थरों के पीछे छिपा कर रखा गया था। लेकिन फिर भी मेरी जासूसी नज़रों ने छिपे फ्रेम को देख लिया और झट से फ्रेम को अपनी तरफ खींच लिया। ठंडी पथराई आंखों से मैं उस फ्रेम को देखती रह गई। उस फोटो में धीरेन्द्र उसके साथ थे। मैंने उस फोटो को वहीं रखा और किसी तरह लड़खड़ाते हुए डाइनिंग टेबल तक पहुंची। सुनो, मैं अब चलती हूँ, खाना फिर कभी खाऊंगी। उसे तो शायद कुछ समझ आ गया था। वो भी फटी आंखों से मुझे देखती रही। मेरा दर्द से निचुड़ा चेहरा देख वहीं थम गई। कांटों की तरह कई सवाल मेरे दिलो दिमाग पर आए, पर उनका जवाब पाने के लिए मैं वहाँ रुकी नहीं। धीरेन्द्र की महक, उसके घर से आना और धीरेन्द्र का मीटिंग के लिए बार बार दिल्ली आना अब सब समझ में आ रहा था। एक झटके में मैं धीरेन्द्र से कट गई। अपने घर को संजोने के लिए कितने जतन किए। धीरेन्द्र से जुड़ी मेरी आस्था, श्रद्धा और विश्वास मेरी इच्छाओं और संकल्पों की शक्ल में पिछले 25 सालों से मेरे अंदर कितने ही रूपों में पलता रहा। अपने हिस्से आई इस हार का ना तो मैं गला घोंट सकती थी, ना ही उसे स्वीकार कर सकती थी। जिंदगी भर अपराजिता का खिताब पाने वाली मालती जीवन के इस मोड़ पर पराजित होकर खड़ी थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी अपराजिता। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। हार्दिक धन्यवाद।